वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसको आप लोग WPE भी बोलते हैं। आगे जाके आप लोग पता चलेगा WPE क्यों बोला जाता है। प्राची, विक्रम, वेदांत, कैमरा ऑन कर लो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं वर्क क्या होता है। व्हाट इज इन बाय वर्क? व्हाट इज इन बाय वर्क? व्हाट इज वर्क? वर्क मीन्स व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन। सिंपल सा, व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ मोशन, जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं वर्क डन। जब फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? मोशन प्रोड्यूस करता है, तब हम बोलेंगे उसको वर्क डन। ठीक है, इट मीन्स अगर मैंने पूछा फैक्टर ऑन विच वर्क डन डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड, कौन से फैक्टर पे वर्क डन डिपेंड करता है? तो मैंने अभी क्या बोला, वर्क डन दो चीज पे। जैसे एक बॉडी है, ये बॉडी वर्क डन कब करेगा, WD कब करेगा? जब इस पे क्या एग्जर्ट होगा, इस पे फोर्स एग्जर्ट होगा और ये बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएगा, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाके रुकेगा, उसको हम बोलेंगे इसका वर्क डन। मतलब कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फिर वर्क डन? एक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स कितना लगा रहे हो, और दूसरा है डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव। दूसरा क्या है? डिस्टेंस थ्रू विच distance through which the body moves। ठीक है, बॉडी कैसे डिस्टेंस से मूव कर रहा है। तो थस और एक फॉर्मूला क्या बनता है, दस और एक फॉर्मूला क्या बनता है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी। अगर कोई भी चीज को मूव करना है, मूविंग अ बॉडी इज इक्वल्स टू, अब दो फैक्टर पे डिपेंड है, फोर्स और एस पे, तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, is equals to the product of force exerted on a body, force exerted on the body, बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स, एंड द डिस्टेंस बाय विच, एंड द डिस्टेंस बाय विच the distance by which the body moved in the direction of force, in the direction of force, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी कितना मूव हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, उसका वर्क डन। तो थर्स अब डेफिनेशन से आप लोगों को क्या मिलता है, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसको अगर नोटेशन फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो थर्स आपको फॉर्मूला क्या मिलता है वर्क डन का, W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस का फॉर्मूला मिला। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला मिला। समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ या ना बोल दो। ठीक है, समझ में कभी कभी ये फोर्स के आप लोगों को ऐसा भी दिया रहता है, कभी कभी उसकी जगह पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन होता है, डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। सो इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपके जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन पता है ना आपको, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दोनों का मतलब एक ही है।
ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों का F इंटू एस ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना, इसमें याद रखना हमने फ्रिक्शन वाला जो टर्म है, ये जो है, ये जो है सब के सब कौन सा सरफेस में लिया है, स्मूथ सरफेस में। ये कौन से सरफेस पे लिया है हमने, स्मूथ सरफेस। अगर यहाँ पे हम रफ सरफेस लेते तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी अपना रोल प्ले करता। यहाँ पे कौन रोल प्ले करता, फ्रिक्शन भी अपना रोल प्ले करता, बट वो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया है प्लेन सरफेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क के लिए क्या यूनिट है, वर्क के लिए यूनिट क्या है, ठीक है, वर्क के लिए क्या यूनिट है। सो एज आप लोगों को पता है, एज क्या पता है आप लोगों को, व्हाट इज एफ, एज W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, एज W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। सो एफ इंटू एस मतलब, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन W is equals to SI unit of force into SI unit of S। अब SI यूनिट आप लोगों को पता है, फोर्स का SI यूनिट क्या था, फोर्स का SI यूनिट क्या था, न्यूटन, न्यूटन, और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर। तो W SI यूनिट ऑफ वर्क इज क्या, SI यूनिट ऑफ W इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। ये होता है इसका ऐसा यूनिट, ये होता है इसका ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करना रहा, ठीक है, अगर डिफाइन करना रहा, तो 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, एक न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है, 1 JOULE जूल। So 1 Newton meter is equals to 1 joule. So ऐसा यूनिट सर ऑफ थोड़ा फाइनल, स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। ऐसा यूनिट ऑफ फाइनल वर्क डन क्या मिला, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन आपको मिला कितना, 1 जूल का, कितना जूल का, 1 जूल का। तो फाइनल आप न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो या 1 जूल भी लिख सकते हो, 1 जूल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। न्यूटन मीटर लिखो या जूल लिखो, ठीक है। सो द SI unit, the SI unit of work is JOULE जूल, ठीक है, JOULE जूल, ठीक है। अब देखेंगे 1 जूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। पूछा जाता है डिफाइन 1 जूल, पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, डिफाइन SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क, या और में पूछा जाता है डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, 1 जूल भी पूछा जाता है, ठीक है, 1 जूल या वर्क का ऐसा यूनिट, ठीक है। सो व्हाट इज 1 जूल, जब हम कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और वो बॉडी 1 मीटर से मूव हुआ, वो बॉडी कितने मीटर से मूव हुआ, 1 मीटर से, ठीक है। तो उसको हमने बोला 1 जूल। तो हम क्या लिखेंगे, when a force of when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton moves a body through, moves a body through, moves a body through a distance of, a distance of 1 meter, distance of 1 meter in its own direction, in its ओन डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वो बॉडी 1 न्यूटन से मूव हुआ, then the work done is said to be, the work done is said to be 1 जूल,
तो आगे एसआई यूनिट तो हो गया, इसके बाद वर्क का क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो वर्क कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? वर्क इज अ विच क्वांटिटी? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे आगे देखेंगे क्या वर्क डन 0 होता है, वर्क डन क्या होता है, किस तरह से वर्क डन पॉजिटिव होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, सब चीज देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं जीरो वर्क डन, ठीक। जीरो वर्क डन किसे बोलेंगे? जीरो वर्क, जीरो वर्क हम किसे बोलेंगे? व्हाट इज इन बाय जीरो वर्क, ठीक है। जीरो वर्क का मतलब क्या होता है? जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जब आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट उसका जो है डिस्टेंस या उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? जीरो है। वो क्या है? जीरो है। तो वर्क डन क्या होगा इन दैट केस? जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा इन दैट केस? वर्क डन जीरो होगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक दीवार है, क्या है ये? आपके पास एक वॉल है, ये क्या है? आपके पास एक वॉल है। आप यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो यहाँ पे, और इसको बहुत, इसको क्या लगा रहे हो? इसको ये आप फोर्स लगा रहे हो, इसको आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, बहुत जम के फोर्स लगा रहे हो। जितना खाए थे उतना यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। जितना खाए थे सुबह पेट भर के, आलू भुजिया क्या खाए थे आज? इडली डोसा, वैसे ही क्या खाए थे, ठीक है। उतना फोर्स आप इस पे लगा रहे हो, बट ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा, ये अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। इसका एस क्या है? एस टोटली जीरो है। तो आप लोगों को पता है W इज इक्वल्स टू क्या है? F इंटू एस। फोर्स तो आप लगा रहे हो बट एस जीरो है, तो इन दैट केस वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा जीरो। समझ में आया? वर्क डन होगा जीरो। समझ में आ गया सबको? ओके, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर इसका एग्जांपल लिखना है तो आप लोग कैसे लिख सकते हो? अ मैन गेट completely exhausted, completely exhausted in trying to push a stationary wall, in trying to push a stationary wall. But since there is no displacement, but since there is no displacement, so the work done by the man on the wall is zero, is जीरो, ठीक है। समझ में आ गया जीरो कैसे होता है? एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और एक दे देता हूँ। देखो, दूसरा एग्जांपल और एक दे रहा हूँ आप लोगों को। वर्क डन जीरो कब होता है? जैसा आप लोगों को पता है रेलवे स्टेशन पे कुली होता है, राइट ना? रेलवे स्टेशन में क्या होता है? कुली होता है। कुली क्या करता है? हमारा सामान इधर से उधर लेके जाने का काम करता है। जैसे ये कुली यहाँ पे है, राइट ना? ये कुली है, उसके सर के ऊपर क्या है? ये बड़ा सा ट्रंक है या बस्ता है, जो भी आप लोग बोलो, ठीक है। अब उसका फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, राइट ना? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये बंदा खड़ा है, स्टैंड है, कुली हिल नहीं रहा है। कुली क्या है? स्टैंड, स्टिल स्टैंड है, मतलब एक जगह पे खड़ा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट कर रहा है क्या? कर रहा है क्या? नो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे खड़ा है। एक जगह पे खड़ा है तो उसका एस क्या होगा? जीरो होगा। एस क्या होगा? जीरो होगा, राइट ना? जीरो होगा। भले ही ये पुली थक गया, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया, बट फिर भी इसने कोई काम नहीं किया, फिर भी इसने कोई काम नहीं किया। समझ में आ गया? सिमिलरली, अगर आप लोग बस स्टॉप पे जाते हो, ठीक है, बस स्टॉप पे जाते हो और आपके हाथ में, ठीक है, आप किस पे गए? ए पैसेंजर ऑन ए बस स्टॉप। एक बस स्टॉप पे एक पैसेंजर है, उसके हाथ में एक सूटकेस है। कौन सा केस है? सूटकेस है, ठीक है। एक हाथ में उसके क्या है? उसके हाथ में एक सूटकेस है।
ठीक है, तो वो भी जगह से नहीं हिल रहा है। सूटकेस जगह से हिल रहा है क्या? सूटकेस जगह से हिल रहा है क्या? वो खड़ा है, सूटकेस भी अपनी जगह पे खड़ा है, राइट ना। वो बस में ही, चाहे वो बस में हो, चाहे वो बस स्टैंड पे हो, कहीं पे हो, फोर्स तो इस सूटकेस का नीचे लग रहा है, बट ये इंसान अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। ये इंसान अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सूटकेस का वजन क्या होगा? सूटकेस का वजन क्या होगा बताओ? 0 0 सूटकेस का वजन 0 होगा। समझ में आ गया? चाहे इंसान कितने भी किलो का अपने हाथ में, अपने पैर पे, अपने सर पे, अपने पेट पे, अपने कंधे पे, कहीं पे भी कितने भी किलो का वजन लेके अगर एक जगह पे खड़े रहता है तो हमेशा उसका वजन क्या होता है? 0। 0 अगर उसको काम करना है तो उसको कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा हिलना पड़ेगा। खड़े खड़े उसका एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो थक जाएगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे? वर्क डन, उसने कोई भी काम नहीं किया। जो वो थक गया, लेकिन किसकी वजह से थका? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ उस पर एग्जर्ट कर रहा था, ठीक है, उसके कारण वो थक गया, लेकिन काम उसका 0 हो गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? आई यस थिंक सर। समझ में आ गया होगा। 0 वर्क डन किसे बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होता है? आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पढ़े हो, मैंने आप लोगों को बताया है। जी सबसे मैक्सिमम कब होता है? जब हम सरफेस पे रहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये एक बॉक्स, ठीक है, ग्राउंड सरफेस लेवल पे है, ये ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। तो इसका हाइट क्या है? धरती से इसका हाइट क्या है? कुछ है क्या? हाइट क्या है? 0 है। अब वही मैं इस बक्से को, एक घर है, ठीक है, एक बॉक्स को, ये घर है, घर के छत पे रख दिया मैंने, इस घर के छत पे रख दिया इस बॉक्स को। तो इसका हाइट, सपोज घर का हाइट 10 मीटर है, तो इसका हाइट क्या बन गया? 10 मीटर। अब जब मैं इसको ये सीढ़ियों से लेके जा रहा था घर के छत पे, सीढ़ियों से घर के छत पे लेके जा रहा था, राइट ना, सीढ़ियों से चल चल के मैं घर पे छत पे लेके जा रहा था, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं? क्योंकि मैं चल रहा था, राइट ना, चल रहा था। तो इन दैट केस अगर आप कोई भी चीज को अर्थ सरफेस के ऊपर उठाते हो, अर्थ के सरफेस से ऊपर कितने भी ऊंचाई तक लेके जाते हो, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? तब जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन को आप बोलोगे उस बॉडी का वेट, उस बॉडी का वेट, वेट ऑफ बॉडी इनटू आप उसको कितने हाइट तक लेके जाते हो। ठीक है, मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता है एस, एस डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी क्या होता है? एस, ग्रेविटी यानी फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। बट ये फोर्स क्या होगा? दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के कारण जो फोर्स बनता है वो बन जाता है उसका वेट, वेट बनता है, दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी बन जाता है, राइट ना। ये फोर्स किसके बराबर बन जाता है? उसके वेट के बराबर। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे भी कि अगर एक्सलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पे होता है तो हम एम इंटू जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोगों को क्या समझ में आता है? डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इंटू जी, और ये एस का मतलब होता है एच, हाइट। तो यहाँ पे क्या बनना है? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी एच। तो अगर कोई भी बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हो किसी भी हाइट पे, तो उसका फॉर्मूला होता है एम जी एच, एम जी एच। समझ में आया? समझ में आ गया? तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? वेन एवर वर्क इज डन, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, comma, when work is done against gravity, amount of work done is equals to the amount of work done is equal to the product of weight, the product of weight of the body, of the body and the vertical distance
and the vertical distance through which the body is lifted, through which the body is lifted. ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो W इक्वल्स टू क्या होता है? mgh होता है. W इज इक्वल्स टू क्या होता है? mgh. mg तो आप लोगों को पता है g कितना होता है? 9.8 होता है, राइट ना? अर्थ का g कितना होता है? 9.8, वो आप लोगों को पता ही है. ठीक है, चलो. तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बढ़िया सा, फटाक से मुझे करके दो. कोई आंसर नहीं बताना, ठीक है? आंसर कोई नहीं बताना, सिर्फ मेरे को जिसका हो जाएगा वो हाथ ऊपर कर लेना. चलो देखता हूँ किसका आंसर आता है सबसे पहले. प्राची का आ गया, वेरी गुड. सबसे पहले प्राची ने हाथ ऊपर की. प्राची का भी आया, सुयोग का भी आया, वेरी गुड. सेकंड, थर्ड किसका? अमृता. अमृता थर्ड. वेदांत अभी तक नहीं आया तेरा? सर मेरा आ गया पर रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आ रहा. चल ठीक है, कोई नहीं. वेदांत फोर्थ, ऋतुजा फिफ्थ, उसके बाद देबू, पार्थ. चलो ठीक है, ओके. तो मोस्ट ऑफ इन लोगों का आ गया, चलो वेरी गुड. ओके, और जो टॉप 5 में है बहुत बढ़िया. ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया. ओके, कोशिश करो टॉप 5 में आने की. अद्वैत का भी आया, चलो वेरी गुड अद्वैत. चलो, तो आप लोगों का आया, फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ. तो सोल्यूशन हियर, द गिवन थिंग्स आर क्या क्या गिवन है? हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स, एफ दिया है कितना? 10 न्यूटन का. मूविंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ एस कितना दिया है? 1 मीटर का. हमें क्या निकालना है? टू फाइंड में वर्क डन फाइंड अप करना है. टू फाइंड में क्या निकालना है? टू फाइंड में हमें W निकालना है. क्या निकालना है? W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. एज हमें पता है व्हाट इज W, एज हमें पता है W इज इक्वल्स टू F डॉट S या F इंटू S. तो W क्या होता है? 10 इंटू 1. 10 इंटू 1, तो W इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 10. और ऐसा यूनिट क्या है? J यानी जूल. तो वर्क डन कितना है? वर्क डन कितना है? 10 जूल. वर्क डन कितना है? 10 जूल. ठीक है, चलो. इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट भी उसका लिखना पड़ेगा. स्टेटमेंट भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, चलो निकालो. अद्वैत कर लो. चलो देखता हूँ किसका आंसर आता है सबसे पहले. ऋतुजा, फटाफट आंसर आना चाहिए. चलो, अमृता का पहला आया, उसके बाद वेदांत का आया. ओके, अमृता. अरे बाप रे, फटाफट किस किस का आया? अमृता, वेदांत, ऋतुजा, प्राची और सुयोग. चलो, तो ये इन तीनों में से आगे पीछे किसी का हो सकता है, मेरे को याद नहीं है. अद्वैत, चलो अद्वैत का भी आया, अजिंक्य का भी आया. चलो वेरी गुड बेटा सबको. चलो बाकी लोग फटाफट बताओ. कहाँ गए पार्थ? देबू का भी आया. चलो, तन्वी का भी आया.
पार्थ का भी आया, चलो वेरी गुड। ओके चलो बहुत बढ़िया, टॉप 5 को, ठीक है। चलो तो हम एक बार देख लेते हैं, आप लोगों का आंसर आया, फिर भी मेरा काम है एक बार सॉल्व करके बताना। चलो तो क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 केजी वाटर। एक 200 केजी वाटर, सपोज ये टंकी में कितने केजी वाटर है, 200 केजी वाटर है, मास कितना है 200 केजी। इसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, 200 मीटर हाइट। सपोज ये घर के ऊपर टंकी बना है, ये घर के ऊपर टंकी बना है जो कि 200 कितने मीटर पे, 6 मीटर पे, चलो 6 मीटर पे, हाइट 6 मीटर पे। तो इसको ऊपर लेके जाना है। जी यहाँ पे 9.8 नहीं दिया है, यहाँ पे कितना दिया है जी 10 दिया है। तो गिवन आर हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, मास दिया है 200 केजी का, मास दिया है 200 केजी का, हाइट दिया है 6 मीटर का, और जी दिया है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वेयर हमें निकालना है, टू फाइंड में क्या निकालना है, वर्क डन। टू फाइंड में क्या निकालना है, टू फाइंड में क्या निकालना है, टू फाइंड में हमें डब्ल्यू निकालना है, टू फाइंड में डब्ल्यू। तो यहाँ पे ग्रेविटी आया है, तो जैसे ग्रेविटी आया था तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, mgh वाला फॉर्मूला बनता है। तो 200 इंटू 10 इंटू 6, तो यहाँ पे बनता है 2000 और यहाँ पे बनता है 6, यानी 2000 इंटू 6 कितना बना, 12, 1 2 3 1 2 3 12 जूल, या फिर 12 किलो जूल। के का मतलब होता है किलो, 1 किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल, 1 किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल। तो वर्क डन कितना बना, वर्क डन बना 12 किलो जूल। आया ये आंसर सबका, आंसर आया ऐसा सबका, चलो Yes, वेरी sir. गुड, ठीक है। इसके बाद आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। 12 किलो जूल के बाद इसका स्टेटमेंट लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करो, बताओ, देखता हूँ किसको कौन कितना अकल लगाता है, ठीक है। क्या क्या दिया है मैं एक बार गिवन बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को, ताकि आप लोग फटाक से सॉल्व कर सकें। सॉल्यूशन, अब कार वेइंग, कार है जिसका वजन है, जीवन में वजन है जिसका, ठीक है, मतलब एम दिया है, एम कितना दिया है 1000 केजी का एम दिया है। इज ट्रैवलिंग एट 300 मीटर पर सेकंड, स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। सो ट्रैवलिंग कर रहा था, मतलब यू था जिसका 30 मीटर पर सेकंड का यू था, और वो रुक गया, v इज इक्वल्स टू 0 हुआ, कितने मीटर पे, 50 मीटर पे, कितने मीटर पे, 50 मीटर पे, ठीक है, 50 मीटर में। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। तो टू फाइंड में हमें फाइंड अप करना है फोर्स कितना है, टू फाइंड में हमें फाइंड अप करना है एफ कितना है, एफ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और दूसरे में हमें निकालना है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देबू आप अपना कैमरा क्यों नहीं ओपन कर रहे बेटा, कैमरा क्यों नहीं ओपन कर रहे, क्या हुआ। तो एफ अगर निकालना है तो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, आपके पास ए नहीं निकालना तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। तो आपको सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा, और ए के बाद, ठीक है ना, ए निकालना पड़ेगा, ए से एफ निकल जाएगा और फिर वर्क डन निकाल जाएगा। तो ए किससे निकालोगे, आप लोग के पास वी यू और एस दिया, तो बताओ कौन सी इक्वेशन से ए निकालोगे, बताओ, थर्ड इक्वेशन, Third equation. by third equation of motion, by third equation of motion, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ए निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है कि जी को क्या पकड़ना है, ठीक है, तो जी को क्या पकड़ना है दिया नहीं, वैसे जी का तो रोल भी नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो ऊपर जा नहीं रहा है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ए निकालो, उसके बाद एफ निकालो एम इंटू ए से, उसके बाद डब्ल्यू निकालो, ठीक है। चलो फटाफट करो, देखता हूँ किसका आंसर आता है। v square equals to u square plus 2as, मतलब 2as equals to v square minus u square, मतलब a is equals to v square minus u square upon 2s।
ठीक है, ए कितना आया, ए आया क्या? सर -9। -9, चलो वेरी गुड। वेदांत का आया, बेबू का भी आ गया। चलो उसके बाद एफ निकालो। चलो हो गया, सबका आंसर आया। W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस, दैट इज इक्वल्स टू एफ निकाले माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ पे नहीं लगाना है, माइनस यहाँ पे नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है द नेगेटिव साइन, द नेगेटिव साइन शोज दैट, द नेगेटिव साइन shows that it is retarding force, it is retarding force, इसलिए उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू कितना बना यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 9 5 45, 4,50,000 45 लाख 4 जूल। मतलब कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3 और 2 यानी 4.5 इंटू 10⁵ जूल लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हो W इज इक्वल्स टू 450 किलो जूल भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बट कोशिश करना हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की। ठीक है, हमेशा कोशिश करना ओके स्टैंडर्ड। सर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। कोई डाउट है यहाँ No. तक? बताओ जल्दी। नो सर। चलो बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑब्लिक्यूली फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्यूली, मतलब थीटा। ठीक है, मैंने कल ही बताया था कि थीटा अगर कुछ बनाता है तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग obliquely, force acting obliquely, work done by a force acting obliquely। तो obliquely का मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्यान दो पहले। जैसे ये आपका एक कार है, टॉय कार है। कौन सा कार है? टॉय कार। ये कौन सा कार है? टॉय कार। अब इसमें ये एक डोरी बंधा हुआ है, डोरी मतलब जिससे आप इंसान खींचता है। ये एक छोटा सा बच्चा है, हाइट में बड़ा हो गया है। ठीक है, बाकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये टॉय कार है, ये इंसान इसको खींच रहा है, ये बच्चा इधर खींच रहा है। तो ये क्या होगा? ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। ये होगा क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन? फोर्स का। और वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करेगा? ये सामने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, राइट ना? ये किसका डायरेक्शन होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन का होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन होगा। सिमिलरली तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका थीटा। ये क्या बन जाएगा? आपका थीटा बन जाएगा। समझ में आया? ये क्या बन जाएगा? आपका थीटा। समझ आया? तो इन दिस केस जब भी कोई भी एंगल, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई ऑब्लिक्यूली फोर्स लगता है या फिर डायरेक्शन
और फोर्स लगता है, तो इसमें जो है वर्क डन का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हो, मैंने कल आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बताया था, आप लोगों को याद होगा, राइट ना, कल बताया था, राइट ना। तो ये फोर्स का डायरेक्शन, ये जो फोर्स होता है तो ये बनता है एफ कॉस थीटा का, और ये इधर जो होगा ये बनेगा एफ साइन थीटा। वो आप लोगों को अभी पता नहीं करना, बात की बात है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बनता है, अगर वर्क डन ऑब्लिक्वली एक्ट होता है तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, देखो, द वर्क डन in pulling the body is equals to the product of horizontal component of force, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये कौन सा, एफ कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे एफ कॉस थीटा क्या है, एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ साइन थीटा। ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। कल मैंने बताया था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और ये क्या है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। सो प्रोडक्ट ऑफ horizontal component of horizontal component of the force and the distance moved by body, distance moved by body। मतलब क्या बना, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू horizontal component of force, horizontal component of force into क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर W इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स एफ लिखूंगा, क्या लिखूंगा एफ के जगह पे, आशीष क्या लिखूंगा एफ के जगह पे, एफ कॉस थीटा, एफ के जगह पे क्या लिखूंगा, एफ कॉस थीटा, इंटू क्या लिखूंगा, एस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। वर्क डन क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा बनेगा, क्या बनेगा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा बनेगा। वेयर थीटा क्या होता है, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा is the angle between the direction of motion, of a body, and the direction of force applied, ठीक है। मतलब ये फोर्स अप्लाइड होता है और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा, ठीक है। सो हम कल जो है हम, ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, और थर्ड जीरो वर्क क्या होता है। वैसे तो जीरो वर्क मैंने बताया था, बट ये वाले फॉर्मूला लगा के जीरो वर्क क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर डायरेक्शन इधर है फोर्स का और इधर अगर एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डिस्टेंस इधर ट्रैवल हो रहा है, तो उस केस में भी वर्क डन क्या होता है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। और कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो फिर हमारा वर्क खत्म हो जाएगा। फिर एनर्जी पकड़ेंगे, एनर्जी भी खत्म कर देंगे 2 दिन में, और फिर हम पकड़ेंगे क्या पकड़ेंगे, पावर। चलो, वेरी गुड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, कल देखते हैं, मिलते हैं, ओके।